आज के यूथ में एसयूवी का क्रेज़ बेशुमार है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पजेरो उस टाइम से पसंद है जब एसयूवी वर्ड का मतलब भी मुझे पता नहीं था। लेकिन आज उस मित्सुबिशी की कार्स ना तो हमें रोड पर चलती दिखाई देती हैं ना किसी गली मोहल्ले में खड़ी। सो आज की इस वीडियो में हम उसी मित्सुबिशी के बारे में बात करेंगे जो कि एक टाइम पर उतनी ही पॉपुलर थी जितनी कि आज टोयोटा है। सो मित्सुबिशी के प्रेजेंट को देखने से पहले उसके पास्ट को जानना बेहद ही जरूरी है। सो इंडिया ने 90s का टाइम लिबरलाइजेशन की दौड़ में फॉरेन कंपनीज के लिए दरवाजे खोल दिए। तब मित्सुबिशी जो कि एक जापानीज ब्रांड है उसने इंडिया की हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड यानी HML के साथ जॉइंट वेंचर इंडिया में स्टार्ट किया। और याद रखिए कि उस टाइम HML आज के टाइम में मारुति की तरह मार्केट लीडर था, जिसके एम्बेसडर आपको रोड पर चलने वाली हर 10 गाड़ियों में से 4-5 देखने को मिल जाती थी। अब इस जॉइंट वेंचर से HML मित्सुबिशी की कार्स को अपने चेन्नई वाले प्लांट में असेंबल करता था और उन्हें पैन इंडिया अपने डीलरशिप पर बेचता भी था। सो इस तरह मित्सुबिशी की शुरुआत तो अच्छी हुई। उन्होंने अपनी पहली कार लैंसर 1998 में लॉन्च की। सो एक सेडान थी जो कि 3 ट्रिम में लॉन्च की गई थी। फर्स्ट SFX, इसमें कार पर स्पोर्टी बॉडी किट लगी थी, और सेकंड है SLX, एक लग्जरी ओरिएंटेड वेरिएंट था, एंड थर्ड है GLX जो कि कार एंथुजियास्ट के लिए थी, जो कार को प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा स्पीड और फन के तौर पर चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए GLX वेरिएंट था। सो इसमें 2 इंजन ऑप्शन आते थे। एक है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि अराउंड 85 हॉर्स पावर एंड 132 Nm का पीक रेट प्रोड्यूस करता था, एंड दूसरा है 2 लीटर डीजल इंजन जो कि अराउंड 68 bhp की मैक्सिमम पावर और 122 Nm का पीक रेट प्रोड्यूस करता था। इस कार में उस टाइम के रेवोल्यूशनरी फीचर्स जैसे एयर कंडीशनिंग, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल IRVM जैसे फीचर्स ऑफर किए गए थे। फिर मित्सुबिशी इंडिया ने अपनी दूसरी सीडान सीडिया को लॉन्च किया इन द ईयर ऑफ 2006। ये ग्लोबली लैंसर को रिप्लेस करती थी, बट इंडिया में लैंसर के साथ इसे कंटिन्यू रखा गया। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट था इसका इंजन। सो इसमें लगा था 2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि अराउंड 140 हॉर्स पावर एंड 175 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था। बट इस इंजन के साथ ये पावरफुल तो थी, लेकिन सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल होने से मार्केट में यह नहीं चल सकी, क्योंकि उस दौर में डीजल इंजन का बोलबाला चारों तरफ था। सो ये भी धीरे धीरे 2013 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। सो अब आती है इस ब्रांड की सबसे बेहतरीन SUV पजेरो। इस SUV को आपने जितना रोड पर नहीं देखा होगा उससे कहीं ज़्यादा आपने पंजाबी गानों में सुना होगा, क्योंकि इसका रोड प्रेजेंस और इसकी स्टाइलिंग एकदम यूनिक और शानदार थी। अगर पजेरो और पजेरो स्पोर्ट की बात करें तो वो दोनों 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ मार्केट में उतारी गई थी, और पजेरो CBU यूनिट के तौर पर इंडिया में आती थी तो प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी हाइक थी, बट ओवरऑल मित्सुबिशी के सारे प्रोडक्ट्स में पजेरो ने ज़्यादा सक्सेस हासिल की थी। अब ग्लोबली इसका न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसके इंडिया में आने के आसार थोड़े से कम लगते नज़र आ रहे हैं। सो मित्सुबिशी ने फिर एक बार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए न्यू SUV आउटलैंडर को 2018 में लॉन्च किया। ये भी CBU यूनिट के रास्ते इंडिया में आती थी। सो इससे प्राइस तो थोड़ी एक्सपेंसिव होनी थी, और एक वही पुरानी गलती कर दी, सिर्फ पेट्रोल इंजन पावरट्रेन दिया गया आउटलैंडर के साथ। सो एट द एंड ये भी मार्केट में फेल रही। इसके बाद मित्सुबिशी ने अपना कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च नहीं किया है, और मित्सुबिशी ने 2018 से 2019 में सिर्फ 164 कार्स और 2019 से 2020 में सिर्फ 30 कार्स बेची हैं। ये दिखाता है कि कंपनी का फ्यूचर खतरे में है, और शायद वो भी शेवरले, फोर्ड और GM की तरह इंडिया से एग्जिट ना कर लें। सो अब बात करते हैं मित्सुबिशी क्यों इंडिया में फेल रही। सो सबसे पहली वजह है HML यानी हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड के साथ किया गया जॉइंट वेंचर। इससे उन्हें इंडिया में रहने को जगह तो मिल गई, लेकिन वो भी एक किराएदार के तौर पर, यानी मित्सुबिशी पूरी तरह HML पर डिपेंडेंट थी। उनका प्रोडक्शन और मार्केटिंग तक HML ग्रुप ही करता था, और मित्सुबिशी कभी डायरेक्टली इनमें इन्वॉल्व नहीं हुई। और तब जब HML ग्रुप को अपनी शटर लगानी पड़ी इंडिया में, तब मित्सुबिशी को इसका रिजल्ट भोगना पड़ा। सो दूसरा रीज़न है CBU रूट। मित्सुबिशी ने पूरी मार्केट रिसर्च करके ये डिसीजन लिया कि वो प्रोडक्ट को CBU रूट के तौर पर इंडिया में लेके आएंगे, जिससे प्राइस में इजाफा हुआ और अपने सेगमेंट में सबसे महंगी कार को बनाते गए। जबकि उन्हें पता था कि जब मारुति सुजुकी ने भी अपनी किजासी और ग्रैंड विटारा को CBU यूनिट के तौर पर लेके आए तो वो भी फेल हुए। तो ये भी डिसीजन उनका बेकार था और इससे उन्हें ही घाटा हुआ। सो इसका तीसरा बड़ा रीज़न है लॉस्ट ट्रस्ट एंड स्कैंडल। सो ईयर 2000 में मित्सुबिशी ने खुद को गिल्टी पाया एक घोटाले में। इसमें उन्होंने 1977 के बाद 64,000 कंज्यूमर की कार्स में आ रही प्रॉब्लम्स को नहीं सुना और उन्हें इग्नोर किया, और कुछ सालों बाद 1,60,000 कारों में आ रही प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट दर्ज की गई। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मित्सुबिशी ने उन डिफ़ॉल्ट कार को रिकॉल तक नहीं किया। फिर 2016 में एक और घोटाला सामने आया, जिसमें मित्सुबिशी ने पिछले 25 सालों में जापान यानी अपने डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में बड़ा घोटाला किया। इन सब घोटालों ने मित्सुबिशी का मार्केट में नाम, भरोसा और शेयर प्राइस गिराने का काम किया, और साथ ही कंज्यूमर से अपना विश्वास भी खोते गए। और चौथा इसका सबसे बड़ा रीज़न है निसान। मित्सुबिशी के अंदर घोटालों से
कंपनी की हालत खस्ता हो गई और निसान ने इसके 34% शेयर खरीद लिए और अब इसको रेनो निसान मित्सुबिशी लिमिटेड के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जब इंडिया में निसान और रेनो दोनों बेचारे खुद की नाव बचाने में लगे हैं तो वो कहाँ से मित्सुबिशी को बचाएंगे। सो इस तरह मित्सुबिशी के लंका तो उन्हीं के अंदर बैठे लोगों ने लगा दी एंड मित्सुबिशी ने अपना फोकस अब इंडिया से ज़्यादा ग्लोबली देना ज़्यादा समझदारी भरा समझा। सो बीच बीच में कंपनी की कमबैक की न्यूज़ भी सुनने को मिलती रही, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या मित्सुबिशी अपने आप को फिर से संभाल पाएगी। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि मित्सुबिशी की कार्स में आपकी कौन सी फेवरेट कार है।